हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के PYQs स्टार्ट किए थे, एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका आज सेकंड लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अगेन अगर आप लोग पहले से ही चैनल पे हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग किस तरह का सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं कि यहाँ पर PYQs का जो सीक्वेंस है वो ईयर वाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2012 फिर 13 14 इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो टाइप्स पर बेस्ड हैं, यानी कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले मिलेंगे, फिर सेकंड टाइप के, फिर थर्ड टाइप के, ताकि आप एक क्वेश्चंस बनाओ तो फिर आप दूसरे क्वेश्चंस पे आप खुद से उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है, तो फ्यूज़न की एंथैल्पी को हम इससे डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1.435 किलो कैलोरीज पर मोल। द मोलर इंट्रॉपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए आपको क्या निकालना है? चेंज इन एंट्रॉपी। तो चेंज इन एंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो आप ये पढ़ते हो Q/T। अब यही क्या होता है? एंथैल्पी भी होती है। तो ये हमारे पास फ्यूज़न की एंथैल्पी डिवाइडेड बाय T। बस कैलकुलेशन कर लो, अब क्या प्रॉब्लम है। तो हमें वैल्यूज़ दी है 1.435 किलो, यानी कि 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और कैलोरीज पर मोल को मैंने मोल इन्वर्स लिख दिया है, राइट। और टेम्परेचर हमें दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। तो ये है आपका 273 केल्विन। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आ रहा है आपका 5.26। अब कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, कैलोरीज पर मोल केल्विन। तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा अप्रॉक्स लेके कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज़ 40.66 किलो जूल पर मोल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो हमें वेपराइजेशन की एंथैल्पी दी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें फ्यूज़न की एंथैल्पी दी थी। तो ये है 40.66। और इस लेक्चर में ज़्यादातर तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे एंट्रोपी और इन पे चेंजेस पे बेस, एंथैल्पी पे। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ वेपराइजेशन, तो इंटरनल एनर्जी पूछी गई है आपसे ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन यानी कि H2O लिक्विड से H2O गैस की बात चल रही है, राइट। अब हमें डेल्टा U निकालना है। तो आपको डेल्टा U और डेल्टा H के बीच में कोई रिलेशन याद है? तो एक रिलेशन होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये रिलेशन होता है एंथैल्पी ऑफ इंटरनल एनर्जी में। अब हमें तो डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। तो बस अब क्या है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H कितना है आपके पास? 40.66 रख लेंगे इसको, राइट। किलो जूल में बात चल रही है तो किलो के लिए आप यहाँ पे 1000 लगा लेंगे, माइनस डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में तो यहाँ पर एक ही मोल है और ये तो लिक्विड है। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 1, और रिएक्टेंट के कितने हैं? 0। तो इसका मतलब ये तो 1 आ गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे डेल्टा NG 1 है, R की वैल्यू आप रख लेंगे 8.314, और टेम्परेचर दिया है आपको 100 डिग्री सेल्सियस सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसे केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो 273 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 373। अब ये आपका जूल्स में है, ये भी जूल्स में, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप
इसे आप जूल में, किलो जूल में चेंज कर लेते, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। आंसर किलो जूल में निकालना है तो फाइनली आपको ऐसा करना चाहिए कि यहाँ किलो जूल ना करके आप यहाँ पे किलो जूल कर लीजिए, तो ये यूनिट भी आपको किलो जूल में मिलेगी और ये भी किलो जूल में मिलेगी। तो फाइनल आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, वह कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। 37.56। अब बच्चे कभी कभी कहते हैं कि सर कैलकुलेशन ही तो दिक्कत करती है। अप्रॉक्स लो, हो जाती है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है। जैसे आपने 40.66 लिया, 8.314 मत लो, 8.3 ले लो, फिर कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। 373 को 370 ले लो, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 37.56, फर्स्ट आंसर हो गया किलो जूल पर मोल में, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार आंसर, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। तो लिक्विड वाटर से स्टीम की बात चल रही है, तो H2O लिक्विड है और H2O क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इसके लिए एंथैल्पी दी है बच्चों हमें, कितनी दी है, 30 किलो जूल पर मोल एट 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। द एंट्रोपी चेंजेस फॉर द प्रोसेस वुड बी। तो एंट्रोपी चेंज आपको निकालना है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए, देखो इसीलिए तो मैंने सीक्वेंस ऐसा रखा है कि अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो डेल्टा एच अपॉन टी, तो डेल्टा एच कितना है, 30 किलो जूल, किलो मतलब 1000, ठीक है। तो ये क्या बचा, जूल पर मोल, यानी कि मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो, तो 27 प्लस 273, तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन, राइट। तो 300 केल्विन, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 100, और यूनिट है जूल्स, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बोलो कितना इजी सवाल था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को पीछे करें और देखें। फॉर द गैस फेज रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के गैसेस फेजेस वाले, ठीक है। फॉर द गैसेस फेज रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट। इंथैल्पी दी है, एंट्रोपी दी है, तो सबसे पहले एंट्रोपी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, PCl5 भी गैस में है, PCl3 भी गैस है, और Cl2 भी क्या है, गैस है, राइट। तो यहाँ पे गैस के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। यहाँ पे गैस के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। तो इसका मतलब डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा S अगर मैं निकालूँ, वैसे मोल्स की भी ज़रूरत नहीं है, डेल्टा S ऐसे दे सकते हो। पहले एक ही मोल था, अब गैस के कितने मोल्स हो गए, 2, तो एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई है। पहले गैसेस स्पीशीज़ कम थी, अब गैसेस स्पीशीज़ क्या हैं, ज़्यादा है। तो एंट्रोपी क्या है फिर आपकी, ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंट्रोपी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो पहले तो एक कंडीशन हमें ये मिल गई है। अब देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे एंट्रोपी लेस देन 0 है, ये भी गलत, यहाँ भी लेस देन 0 है, यहाँ भी लेस देन 0 है, तो ऐसे ही आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है। एक बार और सुन लो, PCl5 है तुम्हारे पास, यहाँ पे PCl3 और Cl2 बनता है। तो पहले गैस के एक ही मोल थे, अब गैस के 2 मोल्स हैं, तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। पहले गैस कम थी, अब गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो रैंडमनेस ज़्यादा हो गई, तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो इसका मतलब डेल्टा एस क्या है, ग्रेटर देन 0, और वो इसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। द इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस फॉर द रिएक्शन। इंथैल्पी की बात भी चल रही है और एंट्रोपी की बात भी चल रही है। आर 30 किलो, Br2 प्लस Cl2 गिव्स BrCl आर 30 किलो जूल पर मोल एंड दिस। तो आपको पहले दी है इंथैल्पी, ये देखो दी है ना, ये दी है आपको इंथैल्पी कितनी, 30 किलो जूल पर मोल। ये दिया है आपको एंट्रोपी, डेल्टा एस कितना दिया है देखो,
105 जूल्स में है, ठीक है, जूल्स केल्विन मोल। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर रखा जाए जिस पे इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या है फिर, इक्विलिब्रियम आने के लिए होता है डेल्टा जी ज़ीरो। तो यही तो रिलेशन है बस, बोलो। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर हमें डेल्टा जी ज़ीरो रखना है तो इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डी डेल्टा एस। टी हमें निकालना है तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज़ इक्वल टू टी। तो डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच है 30 किलो जूल यानी कि 1000, और डेल्टा एस कितना है, डेल्टा एस है 105। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे मेरी कुछ ज़रूरत है कैलकुलेशन की, या आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 285.7 केल्विन, ठीक है। अगर मैं इसे एक सेकंड के लिए 100 मान लेता हूँ तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो उस हिसाब से आंसर कितना आ रहा है, 300 केल्विन आ रहा है। अब लेकिन हमें पता है कि हमने लार्ज वैल्यू को कम मान लिया था, तो 300 केल्विन से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो 300 केल्विन से थोड़ा सा कम तो फिर यही है, ये तो काफ़ी कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी कर सकते हो, वैसे इतना लेंदी फिर भी नहीं था कैलकुलेशन। आप डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड कर लो, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये 5 6 जा 30 कर लोगे, 5 2 जा 10, अभी 21 से तो कर ही सकते हो ना, 3 2 जा 6। अब 7 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार है। चलो नेक्स्ट, assume each reaction is carried out in an open container for which reaction will be delta H is equal to delta E। डेल्टा E का मतलब डेल्टा U ही होता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि दोनों बराबर हो जाएं, क्या रिलेशन होता है इसमें, अभी बोला है, बोलो ज़रा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो ये दोनों को बराबर लाना है, तो तुम समझ गए कि सर ये वाला टर्म ज़ीरो होना चाहिए। आर तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, टेम्परेचर भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन दी है ना टेम्परेचर की। हम चेक कर सकते हैं तो मोल्स चेक कर सकते हैं, डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ कितने मोल्स हैं गैस के 1, यहाँ कितने मोल्स हैं गैस के 1, तो टोटल में से मोल्स कितने हुए 2। यहाँ पे गैस के कितने मोल्स हैं 2, तो 2 माइनस 2 ज़ीरो। इसका मतलब डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, पहले वाले के लिए ज़ीरो आ रहा है। तो अगर यहाँ ज़ीरो रख दोगे तो डेल्टा एच इज, पहला ही ऑप्शन हो गया है, तो समझ गए। और किसी में चेक कर लो, जैसे डी वाले में चेक करके बताता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे गैस के 2 मोल्स हैं और यहाँ पे 1 मोल्स, और यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो डेल्टा एन जी अगर ज़ीरो आ जाए तो उस टाइम पे डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा ई के इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं पहले हम। द एब्सोल्यूट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले मैं समझाता हूँ आपको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये अच्छे से समझ लेंगे सब लोग। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि एक एच पॉजिटिव एक ओ एच नेगेटिव के साथ कंबाइंड होता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो ऐसा होने पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है हम उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये अगर ऐसे एच पॉजिटिव आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से और ओ एच नेगेटिव भी आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो फिक्स होती है और वो होती है 57.33 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखो खुद ही सोचो, अब ये H पॉजिटिव H2SO4 से आए या फिर HCl से आए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये OH NaOH से आया हो या KOH से आया हो, क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए तो हमें एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव ही चाहिए, अब वो कहीं से भी आया हो। तो इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन बट अगर
एक, अगर एक क्या हो, स्ट्रांग हो, देखो अभी तक ये एक स्ट्रांग नहीं लिखा जा रहा था, दो दो स्ट्रांग हो गए। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रांग हो और एक वीक हो, अब वो कोई भी हो सकता है स्ट्रांग एसिड हो, वीक बेस हो सकता है कि स्ट्रांग बेस हो और वीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब एक स्ट्रांग और एक वीक का हो, तो उस टाइम पे जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है बच्चों, वो लेस देन होती है किससे, 57.33 से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर आप कुछ वीक एसिड लेते हो या वीक बेस लेते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ब्रेक होने में यूज़ कर लेगा। अब इसे ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, यानी कि वो वैल्यू तो किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 57.33। अब मान लो कि मुझे इसे वीक एसिड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती, इसे मुझे 1.33 एनर्जी देनी पड़ती, तो वो वैल्यू प्लस में होती, तो टोटल एंथैल्पी में चेंज देखो कम हो जाएगा ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम बोलोगे सर 56 आ रहा है, ठीक है, तो कम हो गई, तो इसलिए हमने बोला। तो यहाँ पर क्या है देखो, आप समझो क्या है, MgO और HCl, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट ये क्या है, एक वीक बेस है, तो कॉम्बिनेशन बन गया वीक और स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, लेस देन -57.33 किलो जूल पर मोल। बोलो बच्चों क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था इसमें, तो इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, ठीक है। तो ये कोर कंसेप्ट था इसमें जिसको आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहला क्या ध्यान रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, -57.33। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड और सभी वीक बेस, सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस के कॉम्बिनेशन के लिए ये सेम रहेगी। उसके बाद फिर अगर एक वीक हो और स्ट्रॉन्ग हो, अब वो कोई भी हो, चाहे एसिड हो या फिर चाहे बेस हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन ही रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस। अब मैंने इतने सीक्वेंस में रखे ना क्वेश्चन, तुम लोग खुद वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, तो ये रही स्टैंडर्ड एंथैल्पी और ये रही बेटा आपकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी है पहले, वो कितनी है, -382.64 किलो जूल पर मोल, और एंट्रोपी कितनी है, -145.6 किलो जूल पर मोल। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी सेम रिएक्शन 298 केल्विन। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालनी है, कितना इजी सवाल है, बस यूनिट से तो खेलते हैं एग्जामिनर तुम्हारे साथ, तुम वहीं गड़बड़ करते हो। तो डेल्टा एच रख लो -382.64, ठीक है, ये किलो जूल नहीं होगा, एंट्रोपी है ना, जूल्स यहाँ पे केल्विन होगा, ठीक है। तो 382.64 किलो जूल यानी कि 1000, वैसे किलो जूल में ही दिया हुआ आंसर, तो मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको किलो जूल में ही रहने देते हैं। उसके बाद माइनस टी कितना दिया है, 298 केल्विन, और डेल्टा एस कितना है, -145.6, ये वैल्यू आपको दी है। अब ये किलो जूल में है, ये जूल्स में आएगी, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो अब ये भी किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर निकाल के चेक करें ज़रा क्या आ रहा है आंसर, एक बार मैं इसका आंसर वेरीफाई कर देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 339.3, ठीक है, 339। अब मैं यहाँ पे बैठ के कैलकुलेटर से करूँ ये कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आंसर लिख के रख दिए हैं। तो कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मल्टीप्लाई तो करना है, इतने आलसी मत बनो, अब मल्टीप्लाई करो, उसे सॉल्व कर लो। तो आपको इंथैल्पी दी थी, राइट, आपको इंथैल्पी गिवन थी, एंट्रोपी गिवन थी, गिव्स एनर्जी में चेंज निकालना था, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच आपको किलो जूल में दिया था,
अब टी डेल्टा एस तो ये तो जूल्स में आता, तो हमने 1000 से डिवाइड करके इसको भी किलो जूल में चेंज कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है 339.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। टेन क्वेश्चंस रखेंगे इसमें, ठीक है। ओके, फॉर द रिएक्शन C6H8, तो एक इक्वेशन दी है आपको C6H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O लिक्विड होगा ये, ठीक है। ये वाला तो गैस दिया ही है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, डेल्टा ई यानी कि डेल्टा यू। तो अभी इतने बार तुमने रिलेशन सुन लिया है, क्या तुम नहीं कर पाओगे? इसलिए मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही रखे हैं ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाए, आप कनेक्ट तो कर पाओ ना, तभी तो होगा कुछ फ़ायदा। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, डेल्टा एन जी आर टी। तो चलो फटाफट खुद निकालो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ये काम का नहीं है क्योंकि ये तो लिक्विड है, ये गैस है तो 3 मोल्स इसके हैं, ये 5 मोल्स हैं, इसके 1 मोल्स हैं, तो यहाँ पे 6 मोल्स हैं और यहाँ पे इतने हैं। तो इसका मतलब डेल्टा एन जी कितना है, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3। तो ये -3RT। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन किलोजूल पर मोल। एंट्रोपी चेंज निकालना है, यानी कि डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। व्हेन 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस बोला है ना मैंने, इसलिए इक्विलिब्रियम लगाया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस भी एग्जिस्ट करता है, वाटर भी। द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर इज 6.0, यानी कि ऐसा करने पर उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है आपको। सॉलिड है, लिक्विड में जाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो वो 6.0 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो बहुत सरल सवाल है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, बस क्या करना है। तो 6.0 किलो जूल का मतलब 1000 और टी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 मत रख देना, केल्विन में ना, 273, बस कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ जाएगा, खुद बना लेना इसको, ऑप्शन लगा लेना। अब इसमें भी सोचते मत रहना कि कौन सा ऑप्शन आएगा क्या आएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाएं, और इसी तरीके से बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।